स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आरएनए में हमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर हमने देखी थी और इसके अलावा हमने एटीपी के बारे में बात की थी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है तथा उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो CAMP न्यूक्लियोटाइड जो कि सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, क्या उसका फंक्शन होता है। आज हम इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो एमिनो एसिड होते हैं वह आपस में मिलकर एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन करेंगे और जो प्रोटीन होती है ये मैक्रोमोलिक्यूल होती है। इसका मतलब इसका जो मोलिक्यूलर वेट होता है वह 1000 डाल्टन से अधिक होता है। और जो प्रोटीन होती है इस प्रोटीन में जैसे बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और इसे ही हम प्रोटीन बोल देते हैं, क्योंकि इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन बोल देते हैं। और जो एमिनो एसिड होते हैं इन एमिनो एसिड के बीच में हमें पेप्टाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इस चेन में हमें ये जो एक सिरा होगा एमिनो एसिड का ये तो हमें एन टर्मिनल देखने को मिलेगा और एक सिरे को हम बोलेंगे सी टर्मिनल। अब जो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस प्रोटीन के फॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वह इंफॉर्मेशन डीएनए में संचित रहती है और डीएनए से मैसेंजर के रूप में एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देख लेते हैं कि डीएनए में किस प्रकार इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उससे एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये कोई भी हमारी बॉडी की सेल प्रेजेंट होती है, इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यह हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है इस डीएनए में प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जैसे हम यहां बाहर ले लेते हैं कि ये डीएनए हो गया, डबल स्ट्रैंड के रूप में प्रेजेंट होता है। हम इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखाकर सीधी स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए, एक 5 स्ट्रैंड से 3 एंड होगा और एक 3 एंड से 5 एंड होगा। ये हो गया डीएनए, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए हो गया, ठीक है। ये जो डीएनए होता है इस डीएनए जब हम डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं उस न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ेंगे कि ये 5 डेज सिरा और 3 डेज एंड क्यों प्रेजेंट होता है वो देखेंगे कि इसे ये अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड क्यों होते हैं वो हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और ये जो बीच में हमने ये बॉन्ड के समान स्ट्रक्चर बनाए ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किन किन के बीच में, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी हम जब न्यूक्लिक एसिड देखेंगे तब उसमें डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें हम डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये नाइट्रोजनस ये जो डीएनए होते हैं इस डीएनए में नाइट्रोजनस बेस ही एक ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। जैसे कोई भी यहां से ये जो डीएनए है इस डीएनए में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन
थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। इस प्रकार इसमें हमें नाइट्रोजिनस बेस हमें देखने को मिलते हैं और 3 नाइट्रोजिनस बेस आपस में मिलकर एक त्रिकूट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड कहते हैं। ये जेनेटिक कोड प्रत्येक एक जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को कोड करता है। मतलब इसमें एक है, अगर त्रिकूट प्रेजेंट है तो एक एमिनो एसिड कोड करेगा। जैसे AUG का सीक्वेंस आ गया इसमें। AUG मतलब मीथियोनिन को कोड करता है। जहां पर AUG आ गया तो वहां पर मीथियोनिन जुड़ेगा। अब मीथियोनिन कैसे जुड़ेगा और क्या प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं। ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया और इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये नाइट्रोजिनस बेस हमें देखने को मिलते हैं। इस डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और इस डीएनए से कोई भी एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। उस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 5 एंड 3 एंड। जब मान लेते हैं कि कोई भी डीएनए है और उस डीएनए का ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड से हम एमआरएनए बना रहे हैं तो इसका अपोजिट बनेगा। ये 3 एंड से 5 एंड है तो ये 5 एंड से 3 एंड बनेगा। ये हो गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब ये हुआ कि ये डीएनए से मैसेज लेकर आया है और एमआरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोसेस जो जितनी हम बाहर ये प्रोसेस समझ रहे थे, ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर होती है और यहां पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं और वही जीन लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह हम आनुवांशिकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी जीन होता है और उस जीन में नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी और वह इंफॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में एमआरएनए का निर्माण करेगी और वही एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। किस प्रकार? जैसे यहां पर एमआरएनए बन गया और ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम की 2 यूनिट प्रेजेंट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है। ये हो गया राइबोसोम। ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए इस राइबोसोम से बाइंड होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे ये एमआरएनए और इस एमआरएनए से एमआरएनए पर बाइंड होगी लार्ज यूनिट, एक तो राइबोसोम की, एक स्मॉल यूनिट। ये इस प्रकार राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट बाइंड हो गई। आरआरएनए और टीआरएनए प्रेजेंट होता है। टीआरएनए यहां से जो एमआरएनए प्रेजेंट होता है, इस एमआरएनए पर त्रिकूट के रूप में सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। उस सीक्वेंस को पढ़ेगा और एमिनो एसिड को लाने का कार्य करेगा। जैसे इस एमआरएनए में एक सीक्वेंस आ गया AUG, तो AUG सीक्वेंस टीआरएनए पढ़ेगा और साइटोप्लाज्म से
मीथियोनिन एमिनो एसिड को लाएगा और मीथियोनिन एमिनो एसिड यहां से यहां पर बाइंड होगा। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट त्रिकोड आएगा या जेनेटिक कोड आएगा, जैसे यूएससी, ये किसी और एमिनो एसिड को कोड करेगा। इस प्रकार यहां से एमिनो एसिड की एक पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा और इसके बीच में पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा और राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए सेल के अंदर स्वयं कार्य नहीं करता, यह प्रोटीन बनाकर अपने कार्यों को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वह डीएनए के पास रहती है और डीएनए जो ये हमने प्रोसेस देखी है कि साइटोप्लाज्म में एमआरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोटीन के फॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार डीएनए के पास में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रहती है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम बोल देंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, मतलब प्रोटीन पॉलीमर यूनिट होती है, पॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं। किसका पॉलीमर होते हैं? एमिनो एसिड का। देख लेते हैं कि किस प्रकार एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये एक एमिनो एसिड हो गया और हमारी जो सेल होती है उस सेल में 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मैजिक 20 एमिनो एसिड कहते हैं। क्योंकि कोई भी हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है तो वही 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हजारों प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा एमिनो एसिड हो गया जैसे ये, ठीक। यहां से क्या होता है, जैसे एक एमिनो एसिड और देख लेते हैं, ये एमिनो एसिड एक और ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में क्या होगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोल देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, किस प्रकार होता है, जैसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस प्रकार हमें बॉन्ड देखने को मिलेगा। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इसी प्रकार यहां पर होता है CONH। ठीक, अब जैसे कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हम देखते हैं, पेप्टाइड चेन में एक साइड में हमें N टर्मिनल देखने को मिलेगा और दूसरी पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके दूसरे सिरे पर हमें C टर्मिनल देखने को मिलता है। ठीक, अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनका हमें मोलिक्यूलर वेट भी देखना होता है कि उसका मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, क्योंकि सबसे कम मोलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए हम देख लेते हैं क्योंकि सबसे छोटी प्रोटीन होती है। जैसे एक प्रोटीन, एक हार्मोन होता है, हार्मोन कौन सा होता है, ACTH, एडेनो
कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जिसका मोलिक्यूलर वेट होता है 4500 डाल्टन। ठीक है, यह सबसे छोटी प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूलर वेट होता है 66,500 डाल्टन। ठीक, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि इंसुलिन हार्मोन है। यह लगभग 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इस प्रकार प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन हमारी बॉडी की बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हमारी बॉडी बनाने का कार्य करती है। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ट्रेनर हमें सजेस्ट करता है कि आप प्रोटीन पाउडर खाओ, क्योंकि वो बॉडी बनाने का कार्य करता है। सो हमने देखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन किस किस फॉर्म में हमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे ये 4 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोटीन 4 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, या ऐसे हम कहें कि प्रोटीन के 4 टाइप होते हैं, वो तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसकी फॉर्म बोल रहे हैं कि प्रोटीन 4 फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। पहली होती है प्राइमरी प्रोटीन, फिर होती है सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। ठीक है, तीसरी होती है टर्सरी स्ट्रक्चर, और चौथी होती है क्वांटरी स्ट्रक्चर। ये 4 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब हम एक एक को देख लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोटीन की। पहली आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे और एक सीधी श्रृंखला चेन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने ये देखा है कि ये एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और एक सीधी श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो प्राइमरी प्रोटीन है, इस प्राइमरी प्रोटीन में हमें एक साइड तो दिखाई देगा कि एन टर्मिनल, क्योंकि इस एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप फ्री है, इसलिए हम इसे एन टर्मिनल ग्रुप बोल देते हैं। और जो लास्ट एंड है, इस लास्ट एंड पर हमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे सी टर्मिनल बोल देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें केवल और केवल ये पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे, अदर किसी भी प्रकार के हमें बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये होती है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है और कौन से उसमें हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसमें केवल और केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में
या तो जो पॉलीपेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम जो पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है हमें, उसी पॉलीपेप्टाइड केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ही हमें आपस में क्या होगा कि ये जो CO और NH ग्रुप होंगे, दो एमिनो एसिड के CO और NH ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पहली होती है इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, पहली होती है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फा हेलिक्स में हमें कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन देखी थी, जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में एक तो पेप्टाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड का ये COO ग्रुप हमें देखने को मिलता है और यहाँ कोई जैसे एमिनो एसिड है और उसका NH ग्रुप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार ये बॉन्डिंग कर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये होती है इसकी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें केवल और केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें देखने को मिलेगी। दूसरी आती है, और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि ये किन किन मॉलिक्यूल में हमें देखने को मिलती है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो एग्जाम्पल होती है किरेटिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। जो किरेटिन प्रोटीन होती है, ये किरेटिन प्रोटीन हमारे बालों और नाखूनों में हमें देखने को मिलती है, जबकि ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये हमारी बॉडी की मसल्स में देखने को मिलती है। मसल्स में ये ऑक्सीजन स्टोरेज का कार्य करती है। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है या इसकी एक और फॉर्म देखने को मिलती है, वह होती है बीटा सीट स्ट्रक्चर। वो देख लेते हैं। दो नंबर आती है इसमें बीटा सीट। बीटा सीट में क्या होता है कि जो एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर बीटा सीट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन है, ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड की दूसरी चेन हो गई। जैसे ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, या इसे ये सी टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया और ये एन टर्मिनल हो गया। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जैसे यहां पर प्रेजेंट है CO ग्रुप और यहां पर NH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगी। इस प्रकार हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और एक सीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो इसे बोल देते हैं हम बीटा सीट फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा एक प्रेजेंट होती है कोलाजन प्रोटीन। एक कोलाजन प्रोटीन होती है। उस कोलाजन प्रोटीन में इस प्रकार है, तीन पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कोलाजन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है।
अब हम देख लेते हैं प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है कि जो प्रोटीन में प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वही आपस में मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी हमें बहुत सारे बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं और इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ये पेप्टाइड चेन होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, फिर इसमें हमें हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है या बीटा शीट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है और आपस में बॉन्डिंग के द्वारा टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इस जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है इसमें हमें कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहां हम देख लेते हैं कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, और वान डेर वाल्स बॉन्ड। ये जितने भी प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ये हमें प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। इसमें ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, इस टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है जैसे पीएच, दूसरा होता है केमिकल्स, तीसरा होता है टेम्परेचर। ये जो पीएच होती है, अगर जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसमें पीएच का चेंजेस होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, या तो हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं या हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं, जिससे जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ये डीनेचर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, केमिकल से भी डिस्ट्रॉय होती है। और जो टेम्परेचर होता है, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी। जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार की एंजाइम होते हैं या हमारी बॉडी में जो फंक्शनल प्रोटीन हमें देखने को मिलती है वह फंक्शनल प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है, और हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है वह 2D स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमारी बॉडी टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होती है। थोड़ा बहुत भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस प्रोटीन के बीच की डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं वह होते हैं एंजाइम, और एंजाइम फंक्शनल प्रोटीन होते हैं जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टर्सरी स्ट्रक्चर डैमेज होगी। इसका मतलब जो एंजाइम होते हैं वह डीनेचर हो जाएंगे
और एंजाइम कार्य नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट नहीं होगी और एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर से क्वांटरी स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोटीन की। 4 नंबर आती है क्वांटरी स्ट्रक्चर। क्वांटरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह प्राइमरी प्रोटीन से सेकेंडरी का फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी से टर्सरी का फॉर्मेशन करेगी। और जो क्वांटरी स्ट्रक्चर है, इस क्वांटरी स्ट्रक्चर में कोई भी मॉलिक्यूल या प्रोटीन होती है उसकी चारों फॉर्म हमें देखने को, तीनों फॉर्म हमें देखने को मिलती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर क्वांटरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। जैसे ये कोई, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन हमें देखने को मिलता है। जैसे ये एक अल्फा चेन हो गई, ये बीटा चेन हो गई, ये बीटा चेन हो गई और ये अल्फा चेन हो गई। अल्फा, अल्फा, बीटा और बीटा। हीमोग्लोबिन में हिम एटम हमें देखने को मिलता है, हिम आयन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हिम ग्रुप। 4 हिम ग्रुप देखने को मिलते हैं और ये आपस में बाइंड होकर हीमोग्लोबिन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार हमें प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वांटरी फॉर्म देखने को मिलती है। अब हम प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया है और प्रोटीन से आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे जो सेल में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। वे बायोमोलिक्यूल जो सेल में या एनिमल की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे बायो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान शरीर में बनते हैं और जो सेल होती है या एनिमल होता है वह इन मेटाबोलाइट्स के बगैर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में चल रही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर जीवन संभव नहीं है या सेल या एनिमल्स जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हम फंक्शन जानते हैं, उनका सेल में पर्पस जानते हैं कि किस पर्पस से ये सेल में बनते हैं और क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। वह होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और इनके फंक्शंस के बारे में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल में जैसे एमिनो एसिड है,
लिपिड्स है, नाइट्रोजिनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके बगैर सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कि प्लांट सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान तो बनते हैं, लेकिन इन बायोमोलिक्यूल्स का उस प्लांट की सेल या उस प्लांट बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्यों इन प्लांट सेल की बॉडी में बनते हैं, यह नहीं पता है। आज वैज्ञानिक भी इनके फंक्शन के बारे में नहीं जानते। वैज्ञानिक इनके फंक्शन को खोज रहे हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों प्लांट की सेल में बनते हैं। जैसे एल्केलॉइड्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, पिगमेंट हो गया, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वह बनते हैं। इनके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जानते। ठीक है, क्यों प्लांट की बॉडी में या प्लांट में बनते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका प्लांट के सेल में तो इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, लेकिन ह्यूमन इतना स्वार्थी है कि अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इनके उत्पादों या इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज कर रहे हैं। इसका उपयोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। जैसे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में कार्य करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हम देख लेते हैं कुछ मेटाबोलाइट्स को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जैसे कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं पिगमेंट। ये जो प्लांट की सेल में पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं, उन पिगमेंट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं नहीं पता होता। जैसे कैरेट में बीटा कैरोटीन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि कैरेट में या गाजर में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टोमेटो होता है उसमें हमें लाइकोपीन पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड्स जैसे मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन का मेडिसिनल वैल्यू होता है जिसका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये जो मॉर्फिन होता है, ये मॉर्फिन जो अफीम का पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इसके अलावा कोडीन होता है। कोडीन जिससे कफ सिरप बनाई जाती है, यह भी पेपेवर सोमनीफेरम से हमें मिलता है। ठीक है, जैसे एक मेटाबोलाइट होता है लेमन ग्रास ऑयल।
जो कि सिंपोगोन सिट्रस प्लांट से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टॉक्सिन होता है जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है, जैसे एब्रिन टॉक्सिन। एब्रिन टॉक्सिन एब्रस प्लांट से हमें देखने को मिलता है, एब्रस प्लांट से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और एक होता है रिसिन टॉक्सिन। रिसिन टॉक्सिन हमें केस्टर बीन से प्राप्त होता है, और ये जो रिसिन टॉक्सिन होता है, इस रिसिन टॉक्सिन के बारे में नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसिन टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? केस्टर बीन, जिसे हम अरंडी भी बोलते हैं, ठीक है, नीट 2020 में पूछा गया है। इसके अलावा दो मेडिसिन होती है, विनब्लास्टिन एंड क्रिस्टिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। यह प्राप्त होती है विंकारोजिया प्लांट से। और इसके अलावा जो हमारी हल्दी होती है, वह हल्दी प्राप्त होती है कुकुरमा लोंगा से, जिसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, और इसमें प्रेजेंट होता है कुकुरमीन, जो कि एक इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। आज हमने इस लेक्चर में देखा है कि प्रोटीन के बारे में देखा है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी स्ट्रक्चर। और हमने देखा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।